हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट रोग, जिसमें हम बात करेंगे आज खालित्य और पालित्य रोग के बारे में। इसमें हम दोनों टॉपिक्स की बात करेंगे, खालित्य रोग के बारे में भी और पालित्य रोग के बारे में भी। इसमें हम लोग उसके निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, उसके साध्य साध्य, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खालित्य रोग निदान के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि खालित्य रोग बेसिकली होता क्या है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो खालित्य रोग है उसको सामान्य भाषा में गंजापन कहते हैं। ठीक है, गंजापन मतलब क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा गिर जाते हैं या फिर टोटली गिर जाते हैं, सर पे कुछ बाल नहीं रहता, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गंजापन कहते हैं। अब बोला गया इसे इंद्रलुप्त अथवा रूह्य भी कहते हैं। ठीक है, जो गंजापन है, खालित्य रोग है या फिर इंद्रलुप्त है या फिर रूह्य, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। और खालित्य रोग बेसिकली क्या होता है कि बालों का गिरना। अब बेसिकली इस व्याधि में बोला गया है कि इस व्याधि में सिर के रोम या केस झड़ जाते हैं। संहिता ग्रंथों में क्षुद्र रोगों के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो संहिता ग्रंथ है उसमें जो खालित्य रोग है उसको हम लोग किसके, क्षुद्र रोग के अंतर्गत हम मानते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आपका क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली बोला गया है कि खालित्य रोग क्या होता है कि सिर के केस को झड़ जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खालित्य रोग कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया है कि इस जिसमें प्रधान विकृति स्वेदवा स्रोतस की होती है। ठीक है, जो खलित रोग है इसमें सबसे ज्यादा विकृति कौन से स्रोतस की रहती है, तो स्वेदवा स्रोतस की विकृति के कारण ही हमें खलित रोग देखने को मिलता है। और बोला गया है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित जो एलोपेशिया है इसके समतुल्य माना जा सकता है। ठीक है, जो एलोपेशिया कंडीशन है मॉडर्न साइंस में जो हम पढ़ते हैं उसके सिमिलरली हम खलित रोग को मान सकते हैं। अब बेसिकली इसका निदान की बात करेंगे कि किन किन कारणों से यहाँ पे बेसिकली हमारा जो खालित्य रोग है वो देखने को मिलता है। तो बोला गया है कि स्वेदवा स्रोतस दृष्टि के सामान्य निदानों का अंतर्भाव करना चाहिए। जब हम लोग स्वेदवा स्रोतस, जैसे कि ज्वर हो गया, ज्वर में भी क्या है, स्वेदवा स्रोतस की दृष्टि रहती है, तो उनके अनुसार ही जो निदान रहता है, जिनके कारण क्या होता है स्वेदवा स्रोतस में विकृति उत्पन्न होती है, उन सभी निदानों को हम लोग किसके अंदर मान सकते हैं, खालित्य के निदान के अंदर या खालित्य के हेतु के अंदर मान सकते हैं। इसके बाद हम संप्राप्ति और लक्षण की बात करेंगे कि किस प्रकार से संप्राप्ति बेसिकली खालित्य रोग की होती है। तो बेसिकली बोला गया है कि निदानों का सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे सेवन कर रहे हैं। अब निदानों का सेवन करने से जो त्वचा में आश्रित पित्त वात के साथ मिलकर विकृत हो जाता है। ठीक है, निदानों के सेवन के कारण त्वचा में जो आश्रित पित्त है, जो कि भ्राजक पित्त होता है, वो क्या होता है, वात के साथ मिल जाता है और वात के साथ मिलकर क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। अब ये जो विकृत पित्त है अलॉन्ग विद द वात, वो कहाँ पे जाता है, रोमकूप में जाता है। रोमकूप में जाकर उस क्या करता है, वहां पे रोम का पतन कर देता है। अब दूषित जो रक्त मिश्रित कफ द्वारा रोमकूप का अवरोध हो जाता है। ठीक है, अब रोम का पतन कर रहा है और वहीं पे जो कफ है वो रक्त के साथ मिश्रित होकर दोनों दूषित है। कौन, दूषित रक्त भी है, वो कफ के साथ मिक्स हो रहा है और रोमकूप का अवरोध कर दे रहा है, जिससे नए रोम की उत्पत्ति में बाधा हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खालित्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो संप्राप्ति आपको अच्छे से समझने है कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी निदान का सेवन कर रहे हैं जिनके कारण क्या हो रहा है कि त्वचा में जो एसिड भ्राजक पित्त है वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, वात के साथ, और वात के साथ मिश्रित होकर ये क्या हो जा रहा है, विकृत हो जा रहा है। विकृत होने के बाद ये पित्त और वात कहाँ पे जा रहे हैं, रोमकूप में जा रहे हैं। रोमकूप में जाकर वहां पे जो रोम है उसका पतन कर दे, उसको गिरा दे रहे हैं। अब गिरने के बाद वहां पे नया रोम आ सकता है, उसका अवरोध कौन कर रहा है, दूषित रक्त जो है वो कफ के साथ मिश्रित होकर रोमकूप में अवरोध कर रहे हैं, जिसके वजह से वहां पे नए रोम की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खालित्य रोग बोलते हैं। क्योंकि खालित्य रोग सिर्फ बालों का गिरना नहीं है, बालों के गिरने के साथ साथ वहां पे नए बाल नहीं उग रहे हैं, नए बाल की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खालित्य रोग कहते हैं। खालित्य रोग के संप्राप्ति घटक की बात करेंगे कि खालित्य रोग में कौन से दोष, दूष्य आदि की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि दोष में बेसिकली वात पित्त प्रधान त्रिदोष होते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि पहले वात और पित्त एक दूसरे के साथ मिक्स होकर रोमकूप में आश्रित हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे और दोष कौन कौन से होता है, रक्त भी आ रहा है और कफ है। तो बेसिकली यहाँ पे वात पित्त तो प्रधान है, लेकिन तीनों दोष आ रहे हैं। दूसरे में बेसिकली रस और रक्त धातु की दृष्टि देखने को मिल रही है। अधिष्ठान कहाँ पे हो रहा है कि रोमकूप में जाके वात और पित्त अधिष्ठित हो रहा है, तो इसका अधिष्ठान कहाँ पे हो जाएगा, रोमकूप। स्रोतस में बेसिकली ये स्वेदवा स्रोतस के अंतर्गत आता है। स्रोत दृष्टि में यहाँ पे संग हो रहा है, किसका संग हो रहा है, वात और पित्त का संग हो रहा है, रक्त और कफ का संग हो रहा है, और ये कहाँ पे जाके संग कर रहे हैं, रोमकूप में। तो संग प्रकार के यहाँ पे स्रोत दृष्टि देखने को मिलते हैं।
साध्य असाध्यता की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खालित्य रोग है उसको असाध्य माना गया है। ठीक है, खालित्य रोग को क्या बोला गया है? असाध्य माना गया है। मतलब कि एक बार खालित्य रोग आपको हो गए, क्रॉनिसिटी वहां पे जनरेट हो गई, तो वो टोटली कैसा हो जाता है? असाध्य हो जाता है। और इसको हम लोग ने चीरकारी व्याधि स्वभाव में माना है। मतलब कि ये तुरंत नहीं होता, एक ही दिन में बाल पूरे नहीं झड़ते, कुछ कुछ समय, बहुत समय लगता है, साल 2 साल लगता है। तो इसलिए किस में आता है? चीरकारी स्वभाव में आता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर में आता है। बेसिकली भेद की बात करें कि कितने प्रकार के खालित्य रोग देखने को मिल सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे खालित्य का वर्णन वाघबर ने 4 प्रकार का किया है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज पर्पस के, वाघबर ने कितने प्रकार के खालित्य का वर्णन किया, तो यहाँ पे उन्होंने 4 प्रकार के खालित्य का वर्णन किया है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? तीनों दोष के हिसाब से वातज, पित्तज और कफज आ जाते हैं, और चौथा आ जाता है त्रिदोष। और जो त्रिदोषज होते हैं वो असाध्य माने गए हैं, और जो एक दोषज होते हैं उसको क्रुच्छ साध्य कंडीशन कही जाती है। अब इसी के हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे एलोपेशिया, एलोपेशिया जैसा कि हम लोग ने बोला कि मॉडर्न साइंस में जो खालित्य रोग है उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? एलोपेशिया के साथ। तो एलोपेशिया क्या होता है कि अब्सेंस और लॉस ऑफ हेयर स्पेशली ऑन द हेड इज नोन एज एलोपेशिया। मतलब कि बालों का न होना या फिर बालों का गिर जाना, कहाँ से? फ्रॉम द हेड। इस कंडीशन को हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। इट इज अ साइन रेदर देन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ठीक है, बेसिकली जो बालों का गिरना है ये साइन है, डायग्नोसिस नहीं है। क्योंकि डायग्नोसिस में बेसिकली क्या देखा हम लोग ने निदान में कि किन कारण से हो रहा है? वहां पे रोमकूप में रक्त मिश्रित कफ क्या कर रहा है? रोमकूपों में अवरोध कर रहे हैं, जिसके वजह से नए बाल नहीं आ रहे, तो वो डायग्नोसिस हो गया। जो बालों का गिरना है वो डायग्नोसिस नहीं है, वो सिर्फ एक क्या है? साइन है। अब बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ द हेयर फॉल इट में बी गिवन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सबसे पहले बोला गया एरेटा, फिर उसके बाद बोला गया है एलोपेशिया सिसाट्रिशियल, और फिर बोला गया है एलोपेशिया ल्यूमिनेरिस और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। अब एलोपेशिया एरेटा क्या होता है कि पैची लॉस ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प और द बियर्ड। ठीक है, स्काल्प या फिर बियर्ड पे जब सिर्फ बाल का गिरना होता है, पैची लॉस होता है, तो उसको हम लोग एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। वहीं पे एलोपेशिया सिसाट्रिका क्या होता है कि लॉस ऑफ हेयर एट द साइट ऑफ इंजर्ड एरिया। मतलब कहीं पे चोट लगा बाल पे या फिर सिर में कहीं पे चोट लगा, तो उस एरिया का अगर बाल गिर जा रहा है, उस एरिया में बाल नहीं उग रहे, तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया सिसाट्रिका। उसके बाद आता है एलोपेशिया ल्यूमिनारिस, मतलब कि लॉस ऑफ हेयर अलोंग विद द हेयर लाइन ऑन द स्काल्प। मतलब हेयर लाइन के साथ लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग एलोपेशिया ल्यूमिनारिस कहते हैं। और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस मतलब कि लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी से जब एक साथ बाल गिरना चालू हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कंसिडर करते हैं। अब बेसिकली क्या बोला गया कि मेल पैटर्न हेयर लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड हार्मोनल इम्पेयरमेंट, वेयर एज द कॉज ऑफ द एलोपेशिया इज फीमेल इज नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, मेल में जो लॉस होता है वो बेसिकली कैसे होता है? या तो जेनेटिक हो सकता है या फिर हार्मोनल हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो फीमेल्स में एलोपेशिया देखने को मिलता है उसका रीजन अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो ये आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ने एलोपेशिया दैट इज द खालित्य रोग देख लिया। अब हम सेकेंड टॉपिक हमारे इस वीडियो का बात करते हैं, दैट इज द पालित रोग। पालित रोग बेसिकली क्या बोला गया है कि पालित नामक व्याधि का वर्णन क्षुद्र रोगों के अंतर्गत किया गया है। जिस तरह खालित्य रोग क्षुद्र रोगों के अंदर आता है, उसी तरह पालित रोग भी क्षुद्र रोगों के अंतर्गत इसका भी समावेश किया गया है। तो दोनों आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों आपको एमसीक्यूज पर्पस पूछे जा सकते हैं। अब बेसिकली बोला क्या गया है कि इस रोग में रोम पक जाते हैं और या उनके वर्ण में अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इस रोग में क्या बोला गया कि जो पालित रोग है इसमें जो रोम होते हैं, जो केस रहते हैं, वो पक जाते हैं, उसमें क्या होता है? पाक हो जाता है, और उसके कारण उनके वर्ण में अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है। और आधुनिक भाषा में दैट इज द मॉडर्न साइंस में इसे हम लोग ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। ठीक है, बालों का भूरा हो जाना या फिर बालों का सफेद हो जाना, ये किसके अंदर आता है? पालित रोग के अंदर आता है। अब बोला गया कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है जो बढ़ती उम्र के साथ आती है। बेसिकली अगर ये एज के साथ आ रही है तो ये नॉर्मल है, लेकिन बोला गया कि अस्वाभाविक रूपों से बालों का सफेद होना या फिर वर्ण परिवर्तन पोषणाभाव के कारण हो सकता है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन के कारण। अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, बॉडी में अच्छे से क्या हो रहा है? पोषण नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में एज के न रहते हुए, मतलब एज नहीं भी बढ़ रहा है, तो भी आपको छोटे ही एज में क्या देखने को मिल सकता है? अस्वाभाविक रूपों में बालों का सफेद होना देखने को मिल सकता है। दूसरा बोला गया है रीजन इसका कि सहज तथा वातावरण का दुष्प्रभाव जैसे कारणों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि
पहले तो पोषण अभाव, मतलब कि न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर देखने को मिल सकता है। दूसरा बोला है सहज, सहज मतलब कि जेनेटिक भी हो सकता है। और तीसरा बोला गया कि वातावरण का दुष्प्रभाव, मतलब कि हम लोग कौन से कंडीशन में रह, उस एनवायरनमेंट का भी हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे हमें पालित रोग की संभावना देखने को मिल सकती है। इसके बाद निदान और संप्राप्ति की बात करेंगे। पालित रोग की किन कारणों से यहाँ पे पालित रोग हो सकता है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि क्रोध, शोक, श्रम, चिंता, 4 मेन रीजन बताए गए हैं। और ये चारों अगर आप देखोगे तो चारों की वजह से क्या होता है, पित्त दोष बढ़ता है। ठीक है, चारों की वजह से क्या होता है, पित्त दोष बढ़ता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि खालित्य रोग में भी पित्त दोष की प्रधानता होती है, और जो पालित रोग है उसमें भी पित्त दोष की ही प्रधानता देखने को मिलती है। अब बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पे कि क्रोध, शोक, जो श्रम है या फिर चिंता है, इन कारणों से प्रकोपित शरीर की उष्मा एवं पित्त क्या करता है, सिरह प्रदेश में जाकर केश में स्थान संचय कर केश को पका देते हैं, जिससे पलित रोग कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये सभी काम करेंगे तो शरीर में जो है एनर्जी लेवल बढ़ेगा। बेसिकली जो उष्मा है मतलब हीट जो है बॉडी में वो बढ़ेगी, इसके कारण पित्त का प्रकोप होगा। ये पित्त कहाँ पे जाएगा, सिरा प्रदेश में जाएगा। सिरा प्रदेश में जो केश में है उसमें स्थान संसरण करके केश को पकाकर वहां पे पलित रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके संप्राप्ति चक्र की बात करें तो हम लोग ने बहुत सारे निदानों का सेवन किया। क्या क्या निदान थे यहाँ पे, निदान का सेवन किया, जो 4 निदान बताए गए, उससे पित्त प्रकोप हो रहा है, साथ ही साथ शरीर में उष्मा की वृद्धि हो रही है। अब सिरा प्रदेश में क्या हो रहा है, केश में स्थान संचय हो रहा है। ये जो पित्त है और उष्मा है वो सिरा प्रदेश में जाकर केश में स्थान संचय कर रहे हैं और केश का पाक कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे पलित रोग की उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे इसके संप्राप्ति घटक की, तो संप्राप्ति घटक में बोला गया कि दोषों में यहाँ पे पित्त दोष प्रधान होता है। दोष से में किसकी दृष्टि हो रही है, तो या तो रस की दृष्टि हो रही है, साथ ही साथ केश की दृष्टि हो रही है। स्रोतस में बेसिकली यहाँ पे ये भी स्वेदवा स्रोतस के अवरोध के कारण क्या होता है, यहाँ पे पलित रोग देखने को मिलता है। स्रोतो दृष्टि में बेसिकली यहाँ पे संघ प्रकार के यहाँ पे स्रोतो दृष्टि है, और अधिष्ठान में सिरा प्रदेश में जाकर ये केश में क्या कर रहा है, स्थान संचय कर रहा है। स्वभाव की बात करें तो ये भी जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है ये तुरंत नहीं होता, 1-2 दिन में नहीं होता, चिरकारी प्रोसेस है। 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे क्या होता है, पूरा कंप्लीटली ग्रेइंग ऑफ हेयर देखने को मिलता है। और साध्य असाध्यता में बात करें तो ये क्रुच्छ साध्य व्याधि है। जैसा हम लोग ने खालित्य देखा वो क्या था, क्रुच्छ साध्य और असाध्य, क्योंकि त्रिदोष वाला रहेगा तो वो असाध्य हो जाता है, लेकिन जो हमारा पलित्य रोग है वो किस में आता है, क्रुच्छ साध्य में आता है। वहीं पे इसके भेद की बात करें तो जैसा वाग्भट ने वहां पे 4 प्रकार बताए थे किसके, खालित्य के, वैसे ही वाग्भट ने पलित्य के भी 4 भेद बताए हैं, जिसमें उन्होंने वातिक, पैतिक, कफज और सन्निपातिक, इस प्रकार से 4 पालित्य के भेद बताए हैं। जिसमें से वातिक की बात करें तो इसमें क्या बोला है कि जो केस होते हैं वो फटे हुए जैसे दिखते हैं, श्याम वर्ण के केस दिखते हैं, खर मतलब बहुत ज्यादा रुक्ष एवं जल के समान कांति वाले वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो पैतिक यहाँ पे पालित्य रोग रहता है उसमें केस जो होता है वो पित्त वर्ण का हो आभा युक्त हो जाता है, और सिर की त्वचा में दाह होता है, क्योंकि पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो वो सिर प्रदेश में स्थान संचय करेगा और सिर में जो रहेगी वहां पे त्वचा में दाह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो वहां पे केस रहेंगे वो पित्त वर्ण के हो जाते हैं। कफज की बात करें तो कफज में बोला गया कि जो सिर की त्वचा रहती है वो स्थूल बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कफ जा रहा है, तो कफ के वजह से वहां पे गुरुता आ जाती है सिर की त्वचा में। साथ ही साथ यहाँ पे स्निग्ध तथा केश जो होते हैं शुक्ल वर्ण के हो जाते हैं। ठीक है, जो केश रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शुक्ल वर्ण के हो जाते हैं। और सन्निपातिक अगर हम लोग बात करें पालित्य रोग की तो इसमें बोला है कि सभी दोषों के युक्त लक्षण मिलते हैं। ठीक है, सभी दोषों के जो सम्मिलित लक्षण है वो हमें सन्निपातिक पालित्य रोग में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द टोटल खालित्य एंड पालित्य रोग। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द खालित्य रोग और पालित्य रोग क्लियर हो गए होंगे। इसमें से ज्यादातर आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो एमसीक्यूज के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है कि कितने प्रकार के खालित्य रोग होते हैं, कितने प्रकार के पालित्य रोग होते हैं, खालित्य में कौन से दोषों की प्रबलता होती है और पालित्य में कौन से दोषों की प्रबलता होती है, और किसका असाध्य असाध्यत्व क्या है, यही सारी चीजें आपको अच्छे से करके जानी है इन द टोटल होल जो हमारा खालित्य और पालित्य रोग है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और अच्छे से व्याधि को आपको बता सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड पीएमएस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट वाइज जो भी सिलेबस है सबके वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे, तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके।
और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी एमएचएस एंड एनसीआईएम के नए अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।